आज देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर सागर में इसमें देखते हैं कि विजयनगर की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समय में की गई थी। तो इसमें 4-5 वंश आते हैं, उन वंशों को देख लेते हैं और नाम याद रखना है। जैसे कौन कौन याद है? संगम, सालुब और तुलुब और अविंदु वंश। और इसमें एक वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका नाम पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1336 में हरियर बुक्का के द्वारा की गई थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना। तो इसमें ये 4 वंश है, चारों वंश के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा 2 भाइयों के नाम माधव विद्यारण तथा भास्कर की प्रेरणा से 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। इस वंश को संगम वंश नाम से जाना जाता है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी, जैसे कि यूनेस्को ने विश्व विरासत में का दर्जा दिया गया है, जो वर्तमान में दिया गया है। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था जिसने द्वार समुद्र के खौसाल को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया था। इसी के समय विजयनगर बहमनी संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसका कारण 3 क्षेत्र में उनके हित का टकराना तुंगभद्रा को दोआब में गोदावरी नदी के डेल्टा और मराठवाड़ा प्रदेश में थे। हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात बुक्का प्रथम शासक बना। इसने बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बीच चल रहे विवाद की समाप्ति हेतु कृष्णा नदी सीमा का निर्धारण किया और वेग मार्ग प्रतिष्ठपक उपाधि धारण की। इसके द्वारा चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा। बुक्का प्रथम के पश्चात हरिहर द्वितीय शासक बना, जिसने विरूपाक्ष शिव का एक रूप उपाधि धारण की और इसने महाराजा धीराजा परमेश्वर की आदि उपाधि धारण की, जो हरिहर बुक्का ने नहीं की थी। इसके पश्चात देवराज प्रथम शासक बने। फिरोज बहमन शाह से पराजित होने के कारण देवराज प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया और दहेज के रूप में बांकापुर क्षेत्र दिया। देवराज प्रथम ने राज में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके किनारे से नदी निकलवाई। इसके शासनकाल में इटली का प्रसिद्ध यादी निकोला कोंटी आया था। पूछा जाता है कि देवराज प्रथम के समय में निकोला कोंटी आया था, जो कहाँ का था? इटली का था। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। और देवराज प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय थे और देवराज द्वितीय के बस समय में एक यात्री आए थे जो फारस के थे, अब्दुल रज़ाक, उनके बारे में पूछा जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा द्वितीय थे जो इमादी देव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसने उड़ीसा के गणपति शासक को पराजित किया था और गज बटले कर हाथियों का शिकार करने वाली उपाधि धारण की थी, जो मैंने अभी बता दिया। फरिश्ता के अनुसार देवराज द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती की। यद्यपि शुरुआत में देवराज प्रथम के शासनकाल में शुरुआत कर दी थी मुसलमानों की भर्तियों की, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा किए, सब 2000 किए। देवराज द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ जो कि महान नाटक सुनानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। इस वंश का अंतिम शासक बराची द्वितीय था, जिसकी हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी। इन्हीं परिस्थितियों का जो फायदा उठा करके सालुब नरसिंह सिंह के सेना नायक थे नरसा नायक ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और सालुब नरसिंह को राजगद्दी बैठाने के लिए आमंत्रण किया था। इस घटना को विजयनगर में क्या कहा गया था? प्रथम बलापहार की संज्ञा दी जाती है। सालुब नरसिंह सिंह जो विजयनगर के दूसरे राजवंश सालुब की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो था इमामदी नरसिंह था, जिसकी हत्या नरसा नायक के पुत्र वीर नारायण के द्वारा कर दी गई और तुलुब वंश की स्थापना की गई थी। इसे द्वितीय बलाहार की संज्ञा दी जाती है। 1509 में क्या हुआ था कि वीर नरसिंह का अनुज था कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठा और इस वंश का महत्तम शासक हुआ। जो तुलुब वंश चल रहा है, इसका महत्तम शासक कृष्णदेवराय। इसके समय में क्या होता है? विजयनगर का विस्तार हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था और 1512 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त कर जो रायचूर का दोआब था उस पर अधिकार कर लिया था कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने बरीद पर आक्रमण किया और वहाँ के बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बरीद के कब्जे से छुड़ा करके पुनः सिंहासन पर बैठाया था।
और यमुना स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। पुर्तगाली गवर्नर अलबुक से इनकी गहरी मित्रता थी। इसी की शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पास ने भारत की यात्रा की। ये पूछा जाता है कि अलबुक के समय में नहीं, अलबुक के समय में आया था। जो मतलब ये पूछा जाता है जो कृष्णदेवराय थे उनकी मित्रता किस पुर्तगाली गवर्नर से थी, अलबुक के समय में। और उनके समय में एक पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पास, वो आया था। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, एक यात्री और था पुर्तगाली यात्री, वो डुइस बारबोसा, वो भी यहाँ पे आया था। और इन्होंने अलग चीज़ की, देखो व्याख्या की किसने की है। डोमिंगो पास ने भारत की यात्रा की जिसके अनुसार विजयनगर बाजार में संपूर्ण विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं बिकती थी, मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो यहाँ पे नहीं मिलती वो सबसे। और कहता है कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। और इन्होंने कहा कि मैं कोई ज़्यादा कुछ खाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ। डुइड बारबोसा ने समकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुंदर वर्णन किया। दो लोग आए, दोनों पुर्तगाली थे, एक डोमिंगो पास था, एक डुइड बारबोसा थे। कृष्णदेवराय साहित्य में भी रुचि रखते थे और तेलुगु के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे आमुक्तमाल्यद और संस्कृत का नाटक जो जामवंती कल्याणों की रचना की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 विद्वानों की जो एक सभा रखी थी, इसको अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें पांडुरंग महात्म्य के रचनाकार तेनाली रामकृष्ण थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने जो नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की, हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र प्रथमा की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय की जो मृत्यु हुई थी 1529 में हुई थी। इसके पश्चात जो अच्युत देवराय शासक बना, जिसके समय में एक पुर्तगाली यात्री आता है, इसे नुनूज कहा जाता है। कृष्णदेवराय जो जमता मतलब दवाम थे, राम राय को सह शासक बनाया जाता है। इसके पश्चात सदाशिव राय ने जो शासन संभाला, परंतु यह नाममात्र का शासक था। इसके जो काल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी। राम राय विजयनगर की परंपरा के विपरीत पड़ोसी जो मुल्क राज्यों की आर्थिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और परिणाम स्वरूप बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरीद की सम्मिलित सेना ने राम राय पर आक्रमण कर दिया और सेना का नेतृत्व आदिल शाह ने किया था। 25 जनवरी 1565 तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसे बन्नी हाटी या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में जो हुसैन निजाम शाह ने राम राय को मार डाला। विजयनगर शहर को एक निर्ममता से लूटा गया। इस युद्ध की गणना भारतीय इतिहास में विनाशकारी युद्ध से की जाती है। इस युद्ध का प्रत्यक्षकारी सैबल था। कभी क्वेश्चन आया कि विजयनगर साम्राज्य का प्रत्यक्षकारी कौन था, वो सैबल था। युद्ध के परिणामों के प्रतिकूल रहने पर भी विजयनगर साम्राज्य 100 वर्षों तक जीवित रहा। मतलब युद्ध में काफ़ी लूटा गया, फिर भी वो 100 वर्ष तक काफ़ी चलता रहा, अच्छा खासा। तिरुमल के सहयोग से सदाशिव राय ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। 1570 में तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर अरविंदु वंश की नींव डाली और चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम जो राजा था वो रंग तृतीय था। अब इस जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अरविंदु वंश के बाद में, फिर आधा विजयनगर का जो साम्राज्य था किस प्रकार का था, मतलब उसकी प्रशासन नीति। इसमें राजा सर्वोच्च हुआ करता था, इसे राय कहा जाता था और इनकी साधारण मंत्री परिषद होती थी, जिसे पहले पढ़ चुके हैं। तो मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों को दंडनायक की उपाधि दी जाती थी। राजा के नीचे मंडल रहते थे जिन्हें प्रांत कहा जाता था, और मंडल के नीचे वलनाडु जिन्हें जिला कहा जाता है, नाडु के नीचे बलनाडु से नाडु जिसे तहसील कहा जाता था। इसके नीचे मेला ग्राम आते थे जो 50 गांवों के समूह हुआ करते थे। इसके नीचे और आते थे, और का मतलब होता है ग्राम। ये सबसे निचली इकाई थी। इसमें आयंकर और नायंकर नाम की 2 व्यवस्था रह करती थी विजयनगर साम्राज्य में। नायंकर व्यवस्था में सेना नायकों को उनकी सेना की सेवा के जो मतलब सेवा के बदले उनको क्या है, भूमियाँ दी जाती थी। क्योंकि ये
अमरम नामक भूमि का उपयोग करते थे, इसलिए अमर नायक कहा गया था। और इनका कार्य भूमि को उपजाऊ बनाना, तालाबों का निर्माण करना इत्यादि था। नायंकारों का आंतरिक मामलों में राजा का हस्तक्षेप नहीं था। मतलब नायंक का जो आंतरिक मामलों में राजा का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं थी। जो काम करते थे तालाबों का निर्माण करना, भूमि वगैरह को उपजाऊ बनाना। और दूसरी व्यवस्था थी आयंकर। आयंकर इसमें आयंकर एक हो गया नायंकर। नायंकर नायंकर को क्या भूमि दी गई थी अमरम नाम की, इसलिए इन्हें अमर नायक भी कहा गया। और आयंकर आते हैं। अब प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, प्रत्येक ग्राम में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाई पर शासन करने हेतु 12 जो शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ये अवैतनिक शासकीय अधिकारी की नियुक्ति अवैतनिक होते थे और उनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें लगान मुक्त एवं पद मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर पर कोई संपत्ति इन अधिकारियों के इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी, ना ही दान की जा सकती थी। ये लोग चाहते थे वही होता था। और ये क्या होता था, प्रशासन को चलाने के लिए काफ़ी बड़ी इकाई मानी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य में वर वधू दोनों विवाह कर दिया जाता था। और परंतु विधवा विवाह करने वाले को लोग थे उनको कर से मुक्त रखा गया था। विजयनगर साम्राज्य में मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जहां महिलाओं को राज सेवा में स्थान दिया गया था। वे युद्ध में भी जाती थी। सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। इसके प्रमुख को महान रणनायक कहा जाता था। इस काल में वीरों के पैर में गढ़ पैंड पहन करके सम्मानित किया जाता था। और इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख मुद्रा पैगोंडा थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों को क्रय विक्रय को बेच बगस कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत के बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था।